नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी में लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए सभी साइंस के प्रश्न को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। यह आपका क्लास नंबर 8 है और इससे पहले क्लास 7 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और ये चैप्टर है प्रकाश एवं प्रकाशिकी, लाइट एंड ऑप्टिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न ग्रुप डी में पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका कल इसको ये समाप्त कर देंगे, मतलब कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। टोटल इससे 219 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम यानी कि जिसका अपवर्तनांक है 1.3 में प्रवेश करती है, जहां आपतन कोण x अंश और अपवर्तन कोण y अंश अनुपात साइन y बटा साइन x का मान निम्नांकित में से कितना होगा। तो देखिए, अपवर्तनांक बराबर आपको बताए थे क्या, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को आप n से डिनोट कर दीजिए। अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण, आपतन कोण को डिनोट करते हैं साइन i, ठीक है, बटा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को लिख सकते हैं आप साइन r। ठीक है, ये होता है अपवर्तनांक बराबर। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर ये हो गया। आपसे पूछा जा रहा क्या, देखिए आपतन कोण, ये क्या होता है, साइन i होता है आपतन कोण। ठीक है, और साइन r जो होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण बटा में होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण यहाँ x दिया हुआ, ठीक है, x अंश के रूप में। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा क्या कि साइन y, यानी कि ऊपर में वो पूछा जा रहा है कि अपवर्तन कोण, यानी कि इसका उल्टा पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी पूछा क्या जा रहा है, साइन r बटा साइन i पूछा जा रहा है ना। यहाँ पर लास्ट में दे दिया है कि साइन y किसको बता रहा है, अपवर्तन कोण को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अपवर्तनांक यहाँ बराबर है क्या, देखिए अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.3 है ना, तो इसको पहले इसमें लिखते हैं। ठीक है, 1.3 बराबर में ये क्या है अपना साइन i बटा साइन r। ठीक है, लेकिन पूछा क्या अपवर्तन कोण, यानी कि साइन r, यानी इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.3 है तो बटे में क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो जब इसको उल्टेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 1.3 हो जाएगा। ठीक है, साइन r बटा साइन i यानी कि साइन y बटा साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1.13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बटा 1.3, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, देखिए सिंपल चीज़ें हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन i बटा साइन r होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या साइन y क्या अपवर्तन कोण। तो सिंपल अगर अपवर्तनांक जो है ये अपना ये क्या होता है आपतन कोण, यानी कि मान के चलिए ये x बटा y होता है, लेकिन ये पूछा y बटा x है ना, साइन y बटा, तो इसको उलट देंगे तो 1 बटा, इसको सब उलट जाएगा तो क्या होगा 1 बटा 1.3, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में और यहाँ क्या रखना है आपको, अपवर्तनांक से भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक पूछे तो क्या आंसर बताना है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और हीरा का अपवर्तनांक पूछे तो कितना बताना है 2.42, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर याद क्या रखना है कि अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल जो होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है। अगर यही पूछ दिया जाए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है, तो वो ठोस में होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है निर्वात में भी गमन करती है, और ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी अत्यधिक छोटा और वस्तु की स्थिति पूछा है क्या, देखिए फिर से समझिए, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है
तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या होगा, वस्तु कहाँ पर है और किस प्रकार का दर्पण होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, क्या पहला नंबर कि ये है क्या, ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, हमेशा आभासी और छोटा बनता हमेशा। ठीक है, उत्तल दर्पण से हमेशा याद रखना है आपको, क्या हमेशा मतलब छोटा ही बनता है, कभी उसमें बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, पहला नंबर ये याद रखना है। उत्तल दर्पण में आभासी, छोटा और सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक, ये याद रखना है। और अवतल दर्पण में एक बार ही आभासी बनता है। ठीक, आभासी और सीधा वो कब बनता है, जब वस्तु को है ना दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। यानी कि ऐसे समझिए, ये मान के चलिए अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अवतल दर्पण का जो होता है ये परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण, तो ये इसमें जैसे बोला ना कि आभासी अगर यहाँ बना है तो ये अवतल दर्पण हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हम पहले पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए अवतल दर्पण में एक ही बार बनता है आभासी और सीधा, बाकी हमेशा हर कंडीशन में उसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो आभासी कब बनता है, जब वस्तु को है ना ये ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच रखा हो। ठीक है, यहाँ कहीं इसके बीच में यहाँ कहीं हो तभी ये आभासी बनाता है। ठीक है, अवतल, तो अवतल यहाँ जैसे कि यहाँ दिया अवतल दर्पण और वस्तु की स्थिति ये क्या है, सी हो गया आपको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आभासी तभी बनाएगा जब फोकस और ध्रुव के बीच हो। देखिए ये वक्रता केंद्र पर वस्तु बता रहा है तो आभासी बनेगा क्या, अवतल दर्पण में नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी एक ही बार बनता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो ये दोनों आंसर होगा नहीं। ठीक है, और ये भी अवतल यहाँ दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, अनंत पे वस्तु बोल रहा है रखा है और अवतल दर्पण है तो ये आभासी और बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि आभासी तभी बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो अत्यधिक छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये किस में ये सही होगा, तो उत्तल दर्पण में होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ देखिए आप एनसीईआरटी में साफ साफ यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के साइज के, मतलब अत्यधिक छोटा बिंदु जैसा बनेगा। ठीक है, और आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखिए एनसीईआरटी से सारे प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन बताएंगे या तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे, सब एनसीईआरटी से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पूछा था क्या, दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा बनता है तो वो कैसा, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ होगा, दर्पण कैसा होगा। तो यहाँ पर साफ दिया हुआ, पहले ही लाइन में दिया हुआ देखिए कि अत्यधिक छोटा और आभासी और सीधा बनाएगा तो वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा, और आभासी और सीधा बनाएगा, और ये कौन सा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है क्या, देखिए अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच है अगर वस्तु रखा गया है उत्तल दर्पण में, तो भी ये आभासी और सीधा ही बनाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा ही बनेगा, ये ध्यान रखना, छोटा भी बनेगा। ठीक है, हमेशा छोटा बनेगा, ये चीज़ तो हमेशा उत्तल दर्पण में याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना है। कभी भी इसमें बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता उत्तल दर्पण में, कई बार बता चुके हैं आपको, और आभासी और सीधा ही बनेगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये भी आपको बता चुके हैं। और अब यहाँ पर याद क्या रख लेना है थोड़ा सा ये चीज़ें, कि अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, पीछे मतलब होता है राइट साइड, ठीक, दाहिने साइड। और जब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच अगर है वस्तु तो कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखते हैं अवतल दर्पण में क्या है कंडीशन। देखिए अवतल दर्पण में आभासी कब बना, देखिए हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक वास्तविक वास्तविक, कभी इतना पूरा कंडीशन में वास्तविक बना। आभासी कब बना, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है ना, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगा तभी आभासी और
सीधा बनाएगा, उसमें भी क्या बड़ा बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा, इसलिए अवतल वाला आंसर नहीं हुआ था वहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें एक मेन पॉइंट क्या, ये वाला अगर याद रखते हैं, बाकी चीज़ें सब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा। कौन सा याद रखना है, इसमें महत्वपूर्ण यही है, फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु है तो आभासी और सीधा बनेगा। बाकी कहीं भी वस्तु रखिए, अनंत पे रखिए, या तो वक्रता केंद्र से परे रखिए, वक्रता केंद्र पर रखिए, या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिए, या तो फोकस पर वस्तु रहेगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। ये अवतल दर्पण में है, ठीक, ये चीज़ याद रखना है आपको। और फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ यानी कि फोकस है ये की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन और व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या बताना है आपको, आवर्धन पूछा, ठीक है। आवर्धन कैसे निकलता है, और ये है क्या चीज़, दर्पण है। दर्पण में आवर्धन क्या होता है, -v/u होता है ना, प्रतिबिंब की ये दूरी बटा वस्तु की दूरी, तो -v/u। तो इसमें दिया हुआ क्या, देखिए फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से ध्रुव से इतना 3.5 f की दूरी पर रखा गया, u का मान दिया हुआ है, ठीक है। v का मान निकालना है तो आवर्धन निकल जाएगा, ठीक है। तो v का मान कैसे निकालना है, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाकर v का मान निकाल देंगे। तो देखिए v का मान निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1/ दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f है ना, बराबर 1/v प्लस 1/u। अब वो निकालना क्या है अपन को, v निकालना, ठीक है। तो 1/u इधर कर दीजिए, तो 1/v निकालना है ना, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो f का मान क्या है, f फोकस दिया, f दिया, ठीक है। तो फोकस दूरी इसमें क्या लेंगे, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी को क्या ऋणात्मक में लेते हैं, तो 1/f हो जाएगा, और माइनस u का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए वस्तु की दूरी भी हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 3.5, इसको लिख सकते हैं क्या आप 7/2f, और ये क्या होगा माइनस में, ठीक है। ये क्या होगा, u का मान माइनस में होगा, और यहाँ माइनस यहाँ पहले से है और माइनस में u है, तो 1/7/2, तो बटा में आए तो ये उलट जाएगा, क्या होगा 2/7f, ठीक है। अब माइनस यहाँ है और माइनस इसमें u में पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको साफ से लिखते हैं क्या, 1/v बराबर में लिखते हैं ये वाला है ना, 2/7f प्लस यहाँ माइनस में हो जाएगा 1/f, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1/v बराबर क्या आ रहा है, 2/7f माइनस f, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7f नीचे आ जाएगा एलसीएम, और 2 और f का f से होगा, तो यानी कि 7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, -5/7f, ये 1/v का मान आया, ठीक है। तो v का मान क्या होगा, तो ये वाला उलट जाएगा, यानी कि 7f/5 माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप नोट करते जाइएगा तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो v बराबर अपना क्या निकला, -7f/5, v का मान निकल गया, ठीक है। तो आवर्धन निकल जाएगा। आवर्धन क्या होता है, देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो -v/u करते हैं, देखिए आवर्धन बराबर -v/u, तो v का मान कितना आया था, v का मान आया था v का मान आया था क्या, 5/7 आया था ना, माइनस में 7 है ना, उलट दिए थे। तो v का मान क्या आया था, -7f/5 आया था, ठीक है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, -v, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस ऐसे, और ये माइनस पहले से एक है 7f/5,
बटा यू का मान कितना है, तो यू का मान यहाँ कितना है 7/2 है ना, ये माइनस में ये भी है, तो 7/2, तो ये उलट जाएगा, क्या होगा 2/7 हो जाएगा, और ये भी माइनस में, ठीक है। तो माइनस से एक माइनस कट गया, तो एक माइनस बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ 7F से 7F कट गया, तो यहाँ 2/5 हो गया, तो ये हो गया आवर्धन का मान कितना हो गया -2/5 आ गया, ठीक है, -2/5। तो देखिए ये माइनस में आया, लेकिन माइनस आवर्धन का मान आ गया, ठीक है, आवर्धन पूछा नहीं तो आवर्धन का मान आ गया, देखिए। तो आवर्धन का मान देखिए 2/5 आया है, तो 2/5 आवर्धन कहाँ है, ऑप्शन नंबर एकमात्र ए में है, ठीक है। आवर्धन का मान -2/5 आया है, लेकिन माइनस में आया है, तो आप कहेंगे कि माइनस यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो ये आवर्धन का जो चिन्ह होता है ना, ये दर्शाता है आपको कि प्रतिबिंब कैसा है, ठीक ना, वो दिशा बताता है। माइनस जो है ऋणात्मक है, वो बताता है जैसे कि माइनस में है तो उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है, ये बताता है। अगर प्लस रहता है तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये -2/5 है, तो यहाँ आंसर यही होगा 2/5 आवर्धन एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, आंसर मार के निकल जाइएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ आंसर आ गया, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं क्या पूछा जा रहा है, और आगे कि पूछा जा रहा है व्यास, तो व्यास कैसे निकालते हैं, तो आवर्धन बराबर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आवर्धन का मान आया कितना -2/5 बराबर हाइट ऑफ इमेज, इमेज क्या है प्रतिबिंब का निकालना है, ठीक है। और बटा में वस्तु का जो ऊंचाई दिया हुआ कितना 10 है ना, ये दिया है ना 10 सेंटीमीटर व्यास, तो इसको कैलकुलेट करिए, 5 से इसको काटिए, 2 से कट गया, और आई बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, तो आई का मान कितना प्रतिबिंब का व्यास आ गया कितना 4 आ गया, माइनस में आया, तो माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, बस प्रतिबिंब चिन्ह बताता है किधर बना, तो अवतल दर्पण है तो यानी कि ये इधर बना है ना, ठीक है, बस ये दर्पण के सामने बना, बाएं साइड बना, ठीक है, ये माइनस बताता है। बाकी ये 4 आया है, तो ये 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर, व्यास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना था आपको, क्या आवर्धन याद रखना है, क्या होता है दर्पण में है तो -v/u, ठीक है, यही लेंस वाला रहता तो v/u होता है, ठीक है, आवर्धन बराबर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है जो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, ठीक है। और जब ये ऊंचाई अगर निकालना रहे तो आवर्धन बराबर ये वाला लगाते हैं m बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में डूबे जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह डैश का उदाहरण है। तो जल में डुबाने पर कोई छड़ है ना चिपटा हुआ प्रतीत होता है या तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसी तरह के डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि बाल्टी में पानी से भरी बाल्टी में जो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है तो वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए उठा हुआ प्रतीत हो, मुड़ा हुआ प्रतीत हो, ये सभी क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा दिखाई देता है, या तो दीर्घवृत्ताकार पूछे तो वो अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये सब आपको चीज़ें कई बार बता चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या है, उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। तो ये उत्तल दर्पण कभी अभिसरित नहीं करता है, ठीक है, ये अपसारी करता है, अपसरित करता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है। फिर अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, ये सही है। और अभिसरित करके कहाँ मिलाता है, फोकस पे मिलाता है, ये आपको बता चुके हैं। तो ये बी वाला सही है। फिर आगे पढ़िए, उत्तल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी गलत है। ये बोला वास्तविक भी, तो ये गलत है।
अवतल दर्पण वास्तविक आभासी ये दोनों बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, यानी कि बी और डी इसका सही है। तो बी और डी देखते हैं कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.56 है। कांच वायु अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण IC को साइन IC के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है जो डैश के बराबर है, यानी कि क्रांतिक कोण पूछ रहा है आपसे ना, क्रांतिक कोण साइन IC के बारे में के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो साइन IC का मान क्या होगा, यानी कि क्रांतिक कोण क्या होगा। तो क्रांतिक कोण बराबर आप लिख लीजिएगा क्या होता है, क्रांतिक कोण बराबर होता है 1 बटा अपवर्तनांक, ठीक है, 1 बटे अपवर्तनांक। तो क्रांतिक कोण पूछा तो 1 बटा अपवर्तनांक यानी कि 1 बटा में अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.56, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। पॉइंट को ऊपर उड़ाइए तो ऊपर चला जाएगा 00, ठीक है। अब इसको काटना है तो 100 बटा 156 है, तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 0.64 आएगा, 0.64 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल डैश मतलब उसकी डैश बदल जाती है। तो क्या बदलता है, चाल बदल जाती है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये ध्यान देना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसका चाल भी बदलता है, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर दोनों होना चाहिए, ठीक है। तरंगदैर्घ्य ए और डी इसका दोनों सही है, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जैसे यहाँ जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। तो क्या बदल जाता है, दोनों बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा और चाल भी बदलेगा, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलती है और रंग भी नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों बदल जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, अब इसमें क्या है देखिए ऑप्शन में एरर है, ठीक है, ऑप्शन वो इस टाइप का दिया ही नहीं, लेकिन दोनों इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर याद क्या रखना है, और भी यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मालूम, कि पहले ये समझ लीजिए कि जब प्रकाश है ना सघन से विरल में जाती है तो चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। सघन से विरल में जाएगा यानी कि जल से हवा में अगर गया तो क्या हुआ, चाल क्या हुआ, बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। सघन से विरल में जाएगा तो चाल, सघन से विरल में जाएगा तो चाल बढ़ जाती है, और विरल से जब सघन में जाएगा तो चाल घट जाती है। अच्छा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, ये भी याद रखना है आपको। 3 चीज़ें याद रखना है, आवृत्ति, समय अवधि और अवस्था, ये नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आवृत्ति नहीं बदलता है, समय अवधि नहीं बदलता है, अवस्था नहीं बदलता है, ठीक है। अच्छा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदल जाता है, तो वेग यानी कि चाल और तरंगदैर्घ्य ये बदल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः सेंटीमीटर व्यास के एक बर्फ के गोले को एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका मुख्य फोकस वस्तु की दूरी के दुगने के बराबर है। इसका मुख्य फोकस वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना। यू का मान है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, 30 है, तो बोला कि मुख्य फोकस क्या है, वस्तु की दूरी के दोगुने के बराबर है। तो एफ कितना हो जाएगा, -30 से वस्तु की दूरी, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, -60, ठीक है। तो फोकस क्या है, -60 हो गया। और फिर क्या पूछा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपसे पूछा क्या, प्रतिबिंब का व्यास पूछा है, जबकि वस्तु का व्यास यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया हुआ है मालूम, हाँ, वस्तु का व्यास है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना, वस्तु का ऑब्जेक्ट का जो है ये व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, प्रतिबिंब का व्यास। प्रतिबिंब का व्यास या तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो वो दूसरे स्टेप में निकलेगा। कैसे निकलता है,
वो आपको पता है ना कि आवर्धन बराबर होता है जो कि हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ डिस्टेंस। तो वो निकलेगा कब, पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, भी निकालेंगे तब। तो भी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला से निकलेगा। ये क्या है, दर्पण है, दर्पण फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो भी निकालना है तो 1/f में ये वाला 1/u घटा देंगे। तो 1/f में 1/u घटेगा, ठीक है। तो 1/f क्या है, माइनस में है 60 है ना, तो माइनस में हो जाएगा 60 और u वाला घटाएंगे तो u वाला पहले माइनस में है और घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसको करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे 60 है कहीं 60 माइनस में होगा और यहाँ प्लस 30 दूनी 60, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 यानी 1/60। भी का मान कितना निकल गया, 60 निकल गया। भी का मान 60 आया जैसे, अब क्या करेंगे, भी का मान 60 आया ना, तो हाइट वो क्या होता है, इमेज का जो होता है व्यास जैसे दिया हुआ है, तो इमेज का मतलब निकालना है और ऑब्जेक्ट वस्तु का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या तो व्यास भी बोलिए, तो वस्तु का दिया हुआ 6 बराबर में क्या होगा माइनस v/u। तो माइनस भी ये दिया हुआ है बट्टा u का मान कितना हुआ -30। इसको कैलकुलेट करेंगे 30 दूनी 60 यारो 600 इससे गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया, आई बराबर आ गया 12। वस्तु की जो प्रतिबिंब का व्यास कितना आ गया, 12 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में रिपीट होता है, हल्का भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो तारे टिमटिमाना आपको याद कैसे करवाए थे, तारे टिमटिमाना को इसको रिलेट कर दीजिए। देखिए कुछ रिलेट करके याद इसलिए करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको कन्फर्म याद रहे, क्योंकि अपवर्तन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है, तो क्या चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए रिलेट करके याद करते हैं। जैसे कि तारे का टिमटिमाना, तो टिमटिमाना उसको रिलेट करिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी टिमटिमाना अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन। तो ये रिलेट रहेगा तो आपको दिमाग कभी भी प्रकीर्णन में नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, है ना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देता है, वो किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार जो दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। सूर्य चपटा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। यही पूछे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, बाल्टी में पानी में से भरी बाल्टी में रखी हुई छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। बाल्टी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, ये अपवर्तन के कारण। या तो बाल्टी जो पानी से भरा हुआ है वो कम गहरा दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण, ठीक। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि राम फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों u पर एक गेंद रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियों v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके राम ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ खींचा। ग्राफ से राम ने पाया कि x और y अंतःखंड 0.1 सेंटीमीटर और 0.11 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी इसमें पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 9.09 सेंटीमीटर। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न क्या है, एक क्वेश्चन रहता है जो कि हार्ड रहेगा, ठीक है, आपके है ना एग्जाम में एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि थोड़ा सा लेंदी रहेगा, हार्ड रहेगा। इस टाइप के प्रश्न को क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकन है और ये आपको उलझा भी सकता है ना, ये 1-2 स्टेप में बनता है तो ये उलझा भी सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको स्किप कर देना। लेकिन अगर आप जानते हैं, ठीक है, यानी कि जानते हैं या तो ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो हार्ड प्रश्न होता है ना
वो किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एग्ज़ाम से वो लिया जाता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट हूबहू उठा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो हार्ड प्रश्न क्या होता है, डायरेक्ट आपको रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाए तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इसका आंसर टिक कर देना, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना क्या, 1/v और 1/u के ग्राफ खींचता है और x अंतखंड है और y अंतखंड का मान 0.1 सेंटीमीटर और y अंतखंड का क्या है 0.11 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका अगर सेम क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है तो इसका आंसर क्या कर देना, 9.09 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर टिक कर देना, ठीक है। इसमें कोई टाइम भी नहीं लगा, आंसर भी आपका आ जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा हार्ड है, तो आपको है ना हार्ड वाले जितने भी प्रश्न है, अभी क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हार्ड वाले प्रश्न का स्पेशल एक अलग वीडियो लाएंगे। जो भी ग्रुप डी साइंस में हार्ड वाला प्रश्न है उसका एक अलग वीडियो लाएंगे, उसमें सारे प्रश्नों को ये सब बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की लेविधान दूरबीन में 3 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। यदि इससे 4 मीटर की दूरी पर है किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब 3 चीज़ें इसमें पूछा है, वस्तु की ऊंचाई भी पूछा है, वस्तु की दूरी कितनी है और आवर्धन कितना है। तो इसको बनाना कैसे है, देखिए इसमें पहले निकालना क्या मालूम, इसमें निकालना पड़ेगा, पहले निकालते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी निकलेगा और उसके बाद वस्तु की दूरी जैसी निकलेगा और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी जैसी निकालेंगे तो आवर्धन निकल जाएगा। आवर्धन बराबर क्या होगा, ये क्या है दर्पण है ना, दर्पण है तो -v/u करेंगे तो आवर्धन निकल जाएगा, ठीक है। तो u पहले निकालते हैं और दर्पण का दिया हुआ है, ठीक है, v दिया हुआ है तो u निकालते हैं पहले, ठीक है। u कैसे निकलेगा, तो दर्पण फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए फोकस की बात करते हैं, यहाँ फोकस है और ये क्या वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, सामने रखा जाता है, यानी कि जैसे ये है अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये सामने यानी कि इधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो वो क्या माइनस में लेते हैं, है ना, इधर जो है निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। दाहिने साइड रखते हैं तो वो पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा -3 मीटर, ठीक है, फोकस हो गया। अब प्रतिबिंब जो दिया हुआ है 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब को कैसा लेना, प्रतिबिंब किधर बन रहा है ये पहले जानना है, तभी तो माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब ये क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या बताएं कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा एक ही कंडीशन में बनता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बताए थे, जब वस्तु को है ना ध्रुव और जैसे कि ये 3 मीटर है फोकस दूरी, यानी f का मान है 3, ठीक है। तो आभासी और सीधा तभी बनता है, जो भी पीछे भी बताया कि जब ये ध्रुव और फोकस के बीच रहता है, वस्तु को प्रतिबिंब वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा, ठीक है। जब वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर से कम होता, वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर से कम होगा तभी वो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। यानी वस्तु की दूरी, वस्तु यानी कि यहाँ इसके बीच होगा तभी प्रतिबिंब क्या आभासी और सीधा बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या वस्तु की दूरी इसके बीच होना चाहिए, है ना, यानी कि वस्तु यहाँ कहीं रखाएगा तभी आभासी और सीधा बनेगा, अन्यथा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा बनेगा तो यानी कि पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद बताएंगे आपको आगे। तो वास्तविक इसके अलावा अगर कहीं बनता है वस्तु तो क्या वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वास्तविक बनेगा तो इधर क्या होगा, निगेटिव मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। अब देखिए वस्तु की दूरी अब यहाँ है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, देखिए वस्तु 3 मीटर से कम है कि नहीं, अगर यहाँ बनेगा तभी आभासी, नहीं तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए
वस्तु की दूरी पूछा है आपसे, है ना। अब ऑप्शन देखिए, वस्तु की दूरी दूसरे नंबर पर, पहले वस्तु की ऊंचाई फिर वस्तु की दूरी। तो दूसरे नंबर पर देखिए वस्तु की दूरी क्या 3 मीटर से कहीं कम है, नहीं है, ठीक है। देखिए 12 मीटर है, 6 मीटर है, 12 मीटर है, 12 मीटर है, यानी 3 मीटर से कम नहीं है। यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि जो वस्तु है ना वो इसके बीच नहीं बना है, इसके बीच वस्तु नहीं है। फोकस, क्योंकि फोकस 3 मीटर है यहाँ, यानी इसके बीच नहीं है, इसका मतलब इधर कहीं है। तो प्रतिबिंब क्या वास्तविक बना है और उल्टा बना है। अब वास्तविक जब प्रतिबिंब बनेगा तो इधर बनेगा लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड रखेंगे तो उसको प्रतिबिंब का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ भी का मान क्या लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है। तो u हो गया आपका माइनस में, u तो निकालना है, ठीक है। f हो गया आपका माइनस में 3, v हो गया -4 मीटर, ठीक है। अब निकालना है आपको u का मान। तो दर्पण का फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। तो u निकालना है तो v वाला इधर माइनस कर दीजिए 1/f में। तो 1/f क्या है, 1/3 है ना माइनस में, और ये माइनस होगा 1/u, और माइनस एक पहले माइनस होगा ना, 1/f में माइनस हो जाएगा, u का मान तो निकालना है, v माइनस होगा ना। तो ये 1/v माइनस होगा, और माइनस पहले से ये है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, 4 तिया 12, 3 चौके 12 यानी कि यहाँ 4, और 4 तिया 12 यानी कि यहाँ 3 प्लस में। तो 3 में से 4 गया -1, यानी कि -1/12 हो गया 1/u का मान। तो u का मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ये, है ना, उलट जाएगा ये। तो u का मान हो जाएगा -12, ठीक है। u का मान कितना निकल गया, -12 निकल गया, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो u का मान जैसे -12 निकला तो अपना क्या निकालना है अब, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, -v, ठीक है, -v/u। u का मान कितना है, -12। तो इसको काट दीजिएगा, 4 तिया 12 यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ज़्यादातर माइनस है ना, आवर्धन में माइनस को कैलकुलेशन में उतना ज़्यादा बस प्रतिबिंब की अथी स्थिति बताता है, कैसे उल्टा है या तो सीधा, ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 4 तिया 12 यानी कि 1/3 हो गया। अब 1/3 आवर्धन निकल गया, तो आवर्धन देखिए यहाँ लास्ट में है, तो 1/3 आवर्धन निकल गया। तो एक तो आवर्धन जैसे निकल गया तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, आवर्धन ये तीनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो आवर्धन निकल गया। अब निकालना क्या है, 1/3 निकल गया आवर्धन। अब निकालना है वस्तु की ऊंचाई, है ना। वस्तु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन निकला 1/3, तो वस्तु की ऊंचाई निकालना है, किसी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो ये सब चीज़ें क्या मीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल देंगे। तो होता क्या, पहले ये समझिए, आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/3 बराबर हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ कितना, 0.8 मीटर बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर गुना कर दीजिए और 3 इधर गुना हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना निकल गया, 8 तिया 24 यानी कि 2.4 होना चाहिए क्या, वस्तु की ऊंचाई। तो 2.4 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। अब ये दोनों बची है, ठीक है। अब पूछा था क्या, वस्तु की दूरी, है ना। तो वस्तु की दूरी तो 12 निकाल लिए थे ना, तो 12 ये हो गया आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे करके आपको निकालना है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला है, ठीक है। हालांकि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिएगा तो ये थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण पर्दे पर किसी वस्तु के आकार के 3 गुने आकार का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 6 गुने होने तक वस्तु और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 39 है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर इसका है। इसको याद रखना है कैसे, बस यदि पर्दे का विस्थापन जैसे यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु के 3 गुने आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 6 गुने के बराबर होने तक वस्तु और पर्दे को खिसकाया जाता है तो पर्दे का विस्थापन 39 सेंटीमीटर होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इस टाइप के अगर सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर याद रखना है 13 सेंटीमीटर होगा ये वाला। ठीक है, बाकी इसके लिए फिर अलग से आपको बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन संबंध में निम्न में से कौन सी सही है। गोलीय दर्पण के बारे में तो पहला क्या है, यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों का अपसारित कर देगा, ये सही है। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण किरण पुंज को अभिसारित कर सकता है किरण पुंज को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए है, यानी केवल ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना अपसारी होता है। ठीक है, अभिसारित नहीं कर सकता, ये अपसारी होता है ना, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण प्रकाश को किरणों को अपसारित कर देगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, आपको ध्यान में रखना क्या, उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी होता है और अवतल जो होता है अभिसारी होता है। ठीक है, अवतल अभिसारी होता है और उत्तल अपसारी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में गमन कर रही है, आपतित किरण अभिलंब के साथ 75 डिग्री का कोण बनाती है और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए ये स्नेल का एक नियम है जिससे कि अपवर्तनांक निकालते हैं। स्नेल का नियम से अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी कि आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये कैसे होता है मालूम, जैसे कि ये है माध्यम ए है और ये माध्यम बी है। ठीक है, ये से किरणें आई तो ये अपवर्तित हो गया। ठीक है, यहाँ आई बनाया और यहाँ कौन सा कोण बनाया, यहाँ आर कोण बनाया। ठीक है, ये वाला आर, यहाँ आई। ठीक है, तो ये जो स्नेल का नियम है ना, ये अपवर्तनांक होता है साइन आई, यानी कि ये जो साइन आई आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। और ये जो होता है ना, तो ये होता क्या है मालूम, ये स्नेल का नियम में ये बताता है कि ये जो निकला साइन आई बटे यानी आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, ये ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होता है ये। ठीक है, समझना है, ए के सापेक्ष, इसमें जो स्नेल का नियम जो है ये जो बताता है ना, ये ए के सापेक्ष बी का बताता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, देखिए होता क्या स्नेल का नियम में, जैसे अब N1 इंटू साइन आई बराबर N2 इंटू साइन आर। इसमें N1 क्या है, N1 है पहला अपवर्तनांक है ना, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और N2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और साइन आई है आपतन कोण और साइन आर है अपवर्तन कोण। अब देखिए साइन आई बटे साइन आर जो निकालते हैं, तो देखिए जब साइन आई बटा साइन आर करेंगे ना तो क्या होगा, साइन आर इधर ले आए तो N2 बटा N1 हुआ, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये निकलता है स्नेल का नियम से। ठीक है, तो स्नेल का नियम से पहले हमको ध्यान रखना क्या, अगर ये कंडीशन नहीं देता, जैसे निकलता क्या है, जैसे निकला क्या, जैसे ये वाला हम लोग जब ये पा रहे थे तो ये ए है ये बी है, तो निकलता क्या है स्नेल का नियम से ए के सापेक्ष है ना, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकलता है ना, ए के सापेक्ष, जिसको सापेक्ष बोलते हैं, देखिए मोटा मोटी क्या जानते हैं हम लोग, जिसके सापेक्ष बोलते हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो वो देखिए ए के सापेक्ष है ना, देखिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो निकलता है ना, ये यही निकलता है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकलता है। ठीक है, तो इसको मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग पहले निकालेंगे
अपवर्तनांक निकालेंगे साइन आई यानी आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? अभिलंब के साथ 75 डिग्री का कोण बनाती है आपतित किरण, यानी आपतन कोण है 75 डिग्री, ठीक है। और बट्टा में है अपवर्तन, जो अपवर्तित कोण है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री, यानी कि साइन 75 बटे साइन 40 डिग्री। ये जो हुआ ना अपवर्तनांक, वो अपना क्या निकलता है? ए के सापेक्ष निकलता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या? माध्यम बी के सापेक्ष, तो इसको क्या करेंगे? उलट देंगे, ठीक है। यानी कि इसको जब माध्यम बी के सापेक्ष बोला तो इसको उलट देना है, स्नेल का नियम जो रहता है उसको उलट देना है, यानी कि साइन 40 डिग्री बटा साइन 75 डिग्री आंसर होगा इसका, ठीक है। तो साइन 40 डिग्री का मान कितना होता है? 0.64 और बटा साइन 75 डिग्री का मान होता है 0.96। इसको जब काटिएगा तो आंसर आएगा 0.67। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब जैसे कि इसको एक बार फिर समझिए, सिंपल अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है, अगर अपवर्तनांक पूछ लिया तो डायरेक्ट यहाँ साइन जो आपतन कोण होगा बटा में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी के सापेक्ष दे दिया तो इसको उलट देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, या अभिलंब से दूर झुक जाएगी, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी, या तो अभिलंब के समांतर होगी। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि जब प्रकाश हवा से, यहाँ बोला क्या, जल में जा रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चले जाती है ना, दूर झुक जाती है। तो यहाँ पर क्या, हवा क्या है? विरल माध्यम है, इसमें जल क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो अभिलंब की ओर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको जल का अपवर्तनांक पूछे तो कितना होता है? 1.33, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव से दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो दर्पण का फॉर्मूला क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका फॉर्मूला का कैलकुलेशन आपसे पूछ लिया गया, तो इसको कैलकुलेट करिएगा। फोकस दूरी बराबर पूछा है तो इसको एलसीएम लीजिएगा, v और u हो जाएगा, है ना, और v मिल गया तो ऊपर u, और प्लस यहाँ u मिला इससे तो ऊपर v, ठीक है। तो इसको f बराबर पूछा तो इसको पलट दीजिए, है ना, 1/f बराबर ये आया तो इसको उलटिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? u v बटा नीचे आएगा u प्लस v। अब ऑप्शन में कहाँ देखिए u v बटा u प्लस v, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये लेंस में पूछता तो ये माइनस में हो जाता, ठीक है, ये प्लस में अभी होगा क्योंकि दर्पण वाला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, ये गलत है। सर्वाधिक कौन सा मुड़ता है? तो बैगनी कलर का, है ना, बैगनी रंग जो होता है सर्वाधिक मुड़ता है, या तो सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी का होता है, और सबसे कम होता है इसका लाल का। लेकिन यहाँ बोला कि सबसे सर्वाधिक मुड़ता है, गलत हो गया। दूसरा क्या? प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो ये सही है, ठीक है। फिर क्या है? सी में बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये सही है। अब अपवर्तनांक पूछे सर्वाधिक, या तो सर्वाधिक प्रकीर्णन या तो सर्वाधिक मुड़ना, सब का किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है, ठीक है, तो सी भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं, डी में क्या? प्रिज्म को सीधा रखने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है, ये गलत है। सबसे ऊपर होगा लाल रंग, ठीक है, बैगनी सबसे नीचे होता है, ये गलत है। इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है, ये सही है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर सही हुआ था बी, सी और ई। बी, सी और ई कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला क्या है इसमें कि उत्तल दर्पण
केवल वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब का निर्मित करता है, ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या बताएं, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, आभासी, वास्तविक तो बनाता ही नहीं कभी। ठीक है, उत्तल दर्पण। फिर क्या बोला, अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा आभासी, हाँ ये किसी तरह भी बना सकता है अवतल दर्पण, तो 20 सही है इसका। सी क्या, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटा या तो समान या बड़े, तो बड़ा तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सी वाला भी गलत हो गया। फिर क्या बोला, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर छोटे, समान या बड़े, हाँ अवतल दर्पण किसी भी प्रकार का बना सकता है, यानी कि बी और डी इसका सही है। तो बी और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के तल में एक सिक्का रखा है, सिक्के का आभासी गहराई क्या होगा। तो अपवर्तनांक बराबर यहाँ पर याद रखना क्या, वास्तविक गहराई, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना, वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। ठीक है, आभासी गहराई। तो पूछा क्या है, सिक्के का आभासी गहराई, तो आभासी गहराई पूछा है, तो आभासी इधर कर देंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यानी अपवर्तनांक आ जाएगा। तो आभासी बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। ठीक है, आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 30 सेंटीमीटर, अब बटा में हो जाएगा अपवर्तनांक, 30 बटा 1.33 हो जाएगा। तो आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा, आभासी गहराई बराबर हो जाएगा आपका वास्तविक गहराई, यानी कि ये जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बटा में अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर जाएगा 2 शून्य। अब 133 से भागा देना कितना, 3000 में, है ना। तो ये कितने बार में, 2 बार में पहले लगेगा। ठीक है, 266 और 10 में से कितना, 6 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, यहाँ कट गया और यहाँ 1 शून्य उतर गया। अब 133 3 बार में लगाते हैं तो 33 39 ज़्यादा हो जाता है, 2 बार में लगेगा, फिर लगेगा 2 बार में जैसे लगा तो यहाँ क्या आया 22। अब 22 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबंध किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम में चाल क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चाल से इसको संबंध किया जा सकता है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो बदल जाएगा चाल के अनुसार, चाल भी बदलेगा। ठीक है, अलग अलग अपवर्तनांक में भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबंध किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो आज ग्रुप डी का क्वेश्चन यहाँ तक ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर कल आपको ये जो लाइट एंड ऑप्टिक्स है इसका पूरा चैप्टर कल समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में देखते हैं क्या, 10 प्रश्न देखते हैं। जो लाटेस्ट एग्जाम जो रेलवे का है उसमें डेली क्या है, हर वीडियो में आपको लाटेस्ट जो पैटर्न पे एग्जाम अभी जो सबसे लाटेस्ट एग्जाम हुआ, जैसे रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम अभी दिसंबर 2024 में हुआ, उसके 10 प्रश्न फिजिक्स का देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, डेली 10 प्रश्न देखेंगे। और जो अभी एग्ज़ाम हुआ और जो होने वाला है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो वो सभी प्रश्न जो है लाटेस्ट एग्जाम का वो सब देखेंगे। ठीक है, तो 10 प्रश्न यहाँ पर फास्टली देखते हैं। इसका हम सॉल्यूशन भी करवा चुके हैं रेलवे टेक्नीशियन का। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है ना, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा ना। 30 सेंटीमीटर जैसे अवतल दर्पण के सामने रखा है बिंदु पर, तो प्रतिबिंब की साइज के बराबर अगर पूछा है तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है, तो इसको रखना पड़ेगा कहाँ मालूम, इसके दोगुने पर, यानी कि दर्पण के 60 सेंटीमीटर पर इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में तो पहले क्या है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। फिर क्या है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी सही है ना। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, ये गलत है, ठीक है, यानी 3 गलत है, यानी केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास किसके समान होता है, ठीक है। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक बार जैसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास किसके बराबर होता है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्या पूछा था कि द्वारक ये किसके बराबर होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था आपका टेक्नीशियन के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए ये है, मान के चलिए क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये जो यहाँ ये अवतल दर्पण या एम और एन से इसको डिनोट कर दीजिए, एम और एन से, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास ये है ना, ये कहलाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ का डिस्टेंस है व्यास, ये वाला जो है ये कहलाता है द्वारक, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, तो द्वारक के समान होता है। ये किसके बराबर समान होता है, तो द्वारक के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा, किस प्रकार का दर्पण हो सकता है वो। देखिए आवर्धन अगर 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब बड़ा बना है, प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या आपको बताएं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। उत्तल जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ उसको कट करिए, उत्तल ये कट हो गया। समतल में क्या बराबर बनेगा, ठीक है, समतल भी आंसर नहीं होगा क्योंकि बराबर जब प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यहाँ बड़ा बना है, आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो टिंडल प्रभाव ये किससे संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, प्रकीर्णित कणों का साइज, है ना, क्या निर्धारित करता है, प्रकीर्णित कणों का साइज निर्धारित करता है। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन का मान इतना दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 × 10⁻21 इसको आपको बता चुके हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है पूरे डिटेल में आपको बताए हुए हैं। जो लोग नहीं देखें, रेलवे टेक्नीशियन साइंस है ना, डिस्कशन में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के बराबर होगी ये पूछा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, ये होता है Q/, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, ठीक है। और Q का मान क्या होगा, Q ये क्या आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, I × T, यानी कि I यहाँ धारा दिया हुआ 1 गुना समय दिया हुआ है 8 मिनट, इसको सेकंड में बदल लीजिएगा, बटे में ये इलेक्ट्रॉन का डालिएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में कौन सा इसमें सही है। तो पहला क्या है, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये सही है, ठीक है। फिर क्या है, किसी वस्तु द्वारा, ये पूछा कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बाकी वैसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं, तो ए सही हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक वस्तु को अवतल लेंस के फोकस और दुगने फोकस यानी f और 2f के बीच रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता को दर्शाता है। तो कैसा दर्शाता है, आभासी और छोटा, या तो आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, या वास्तविक और छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और छोटा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए किसी प्रकाश विरल से प्रकाश जो है विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तनांक होता है आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण की ज्या। तो क्या है, किसी
बोला क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तो विरल से सघन में जाएगा ना, तो पूछा कि क्या होगा, तो साइन आई मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, या तो है ना एक से अधिक एवं एक स्थिरांक होगा। ठीक है, प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होगा, एक से अधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि आपतन कोण जो होता है वो सघन माध्यम से जो होता है ना, सघन माध्यम में अगर जाती है तो आपतन कोण बड़ा होता है। ठीक है, आप जैसे कि विरल माध्यम से है, जैसे यहाँ विरल माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम है, तो ये जो आपतन कोण होगा ये अपवर्तन कोण से बड़ा होता है ये। तो जैसे ही ये बड़ा होगा ना, ऊपर कोई भी चीज़ अगर भिन्न है, ठीक है, ऊपर अगर बड़ा है तो हमेशा मान क्या होगा, एक से अधिक होगा। तो वही इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 8 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।